नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी आई, कब कब आई और उसका प्रमुख केंद्र और क्या क्या सामानें भारत में लेकर आए। तो इन सभी चीज़ों को आगे करने से सबसे पहले एक चीज़ है कि इस सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे ज़्यादा प्रभुत्व भारत में स्थापित किया तो वो अंग्रेज़ों ने किया था। तो उसी को देखते हैं कि किस तरह से किया था। अब यहाँ पर है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। इस टॉपिक से जुड़े हुए आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से उन्हें पूरे भारत पर अपना वर्चस्व जमाया था। तो इसमें देखिए पहला फैक्ट्स है कि उत्तर मुगल काल में बंगाल जो है वो सर्वाधिक समृद्ध प्रांत था। एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तर मुगल काल में सर्वाधिक समृद्ध प्रांत कौन सा था, तो बंगाल हो जाएगी। अब देखिए इसीलिए इसको भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था उस समय। तो देखिए आते हैं इधर, बंगाल का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, आपका मुर्शिद कुली खां आया हुआ क्वेश्चन है। तथा इसके उत्तराधिकारी जो थे सुजाउद्दीन और अलवर्दी खां। इसके समय में बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा है कि आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि किसने कहा था कि अंग्रेजों के लिए ये कौन सा वाक्य बोला था कि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये कथन था अलवर्दी खां का। ठीक है, अलवर्दी खां ने ये कथन कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है, अगला देखिए है कि 10 अप्रैल 1756 को सिराजुद्दौला जो है वो क्या बनता है, बंगाल का नवाब बनता है आपका। फिर सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में प्रमुख थे आपके पूर्णिया के नवाब शौकत जंग और सिराज की मौसी जो है वो घष्टी बेगम और सेनापति मीर जाफर थे। तो ये जो है विरोधी हो गए। इसमें विरोधियों का नाम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं हम लोग कि अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित किया। एक प्रतिद्वंदी को इसने अपना हराया था, कब, 1756 में, अक्टूबर 1756 में, जो था आपका मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, आपका सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच, जिसमें आपका विजयी हुआ सिराजुद्दौला। और देखिए ब्लैक होल की घटना, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ब्लैक होल। ठीक है, ये देखिए आपका ब्लैक होल घटना का उल्लेख किसने किया है, इतिहासकार हॉलवेल ने किया है, जिसमें कि कहा है 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था दम घुटने के कारण। अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी। तो इस घटना को उपनाम दिया गया एक ब्लैक होल। ब्लैक होल मतलब कि काल कोठरी बोल सकते हैं, इसलिए इसको ब्लैक होल नाम दिया गया। आगे देखिए है कि सिराजुद्दौला ये है बंगाल के नवाब जो थे। अंग्रेजों के बीच ये 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। और प्लासी का युद्ध, जस्ट आगे बढ़ेंगे तो 23 जून 1757 को हुआ। ये प्लासी का युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध रहा, इसके बारे में आगे देखते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध जो है 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति कौन था, आपका रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी के युद्ध में सेनापति कौन था, आपका मीर जाफर। मीर जाफर ने नवाब के साथ दगाबाजी की थी, चूंकि ये इसका विरोधी था। तो मीर जाफर पर ने यहाँ पर आपका गद्दारी किया, जिससे प्रसन्न होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर को क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। ठीक है, एक उपनाम दिया गया मीर जाफर को, इसलिए क्या नाम दिया गया, क्लाइव का गिद्दड़। क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता था। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगना जो है आपका बंगाल में 24 परगने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखिए नवाब जो है मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। जैसे कि प्लासी के युद्ध के बाद आपका बनता है मीर जाफर, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि इसको हटा दिया, चूंकि उसको लगा कि ये जो है हमारे खिलाफ कर रहा है, तो वो हटाकर 1760 में क्या किया, इसके दामाद को, जिसका नाम मीर कासिम था, उसको बंगाल का नवाब बनाया। अब देखिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है वो क्या किया था कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया था। तो इसके बाद होता है आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच होता है, जिसमें कि मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एक तरफ थे। ठीक है, और एक तरफ अंग्रेज थे।
लेकिन इसमें भी हार हो जाती है और जीतते हैं अंग्रेज लोग। तो इसमें जो है एक यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि यहाँ जो है पहले तो आपका दरवाजा खोला किसने, प्लासी के युद्ध में, लेकिन बक्सर के युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, यहाँ से आपका स्थापित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व। आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय इसमें भाग लिया था, वो रॉबर्ट क्लाइव के ने इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 में किया। और रॉबर्ट क्लाइव ने जुलाई 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, तो दोनों इलाहाबाद की संधि हुई, जैसे कि ये सब साथ में लड़े थे, तो इसका जो संधि हुआ उसका नाम दिया गया इलाहाबाद की संधि। अब देखिए नवाब जो मीर जाफर है, इसकी मृत्यु हो जाती है कब, 1765 को, 5 जनवरी 1765 को हो गई। के.एम. पनिकर के अनुसार जो है वो कहा है प्लासी का युद्ध एक सौदा था। ठीक है, प्लासी का युद्ध एक सौदा था, यह कथन किसने कहा है, तो ये के.एम. पनिकर ने कहा था। अब देखिए अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल के प्रथम नवाब कौन था, तो ये था आपका निजामुद्दौला। 1765 से 72 के मध्य बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। तो सबसे पहले द्वैत शासन की व्यवस्था जो है बंगाल में वो कब हुआ था, 65 से 72। और करने वाले कौन, जनक किसको माना गया है, तो लियोनेल कार्टिस को। ठीक है, लियोनेल कार्टिस जो है वो द्वैत शासन व्यवस्था के व्यवस्थापक माने गए हैं या जनक माने गए हैं। इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बादशाह शाह आलम के व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दिया जाने लगा था। इसलिए आपका अर्थात उसको पेंशन पे देकर आपको संधि जो किया गया था उसमें 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। अब देखिए यहाँ पर नवाबों का कार्यकाल दिया हुआ है, कब से कब तक का है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बंगाल के नवाब में स्वतंत्र हम लोगों ने देखा था। बंगाल के नवाब पहला कौन बना, शासक कौन बना, तो मुर्शिद कुली खां। उसके बाद सुजाउद्दीन, तो मुर्शिद कुली खां का आपका शासनकाल देख लीजिए, 1713 से 1727 तक है। फिर आपका इसके बाद आता है सुजाउद्दीन जो 1727 से 1739 तक रहा शासनकाल। फिर आपका सरफराज खां जो है 1739 से 40। फिर अलवर्दी खां आता है 1740 से 1756। फिर आपका सिराजुद्दौला, ये आपका 1756 से 1757 तक। फिर मीर जाफर, ये 1757 से, जिसमें आपका प्लासी का युद्ध के बाद बनाया गया, 1757 से 1760। फिर आपका मीर कासिम, इसको हटाकर जो इसका दामाद था उसको बनाया गया 1760 से 63 तक। फिर से लाया गया मीर जाफर को, तो मीर जाफर बना 1763 से 1765 तक। तो यहाँ देखेंगे एक चीज़ याद रखना है कि 3 साल यहाँ किया और उससे 1 साल कम, मतलब 2 साल यहाँ किया शासनकाल इसका निजाम। इसके बाद आता है निजामुद्दौला, जिसका शासनकाल रहा 1765 से 70 तक। इसके बाद आएंगे आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका सैफुद्दौला जो 1770 ईस्वी तक ही रहा, 1 साल के कार्यकाल भी नहीं पूरा सका। फिर आपका मुबारक दौला जो है ये 1770 से 1775 तक रहा। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध। ये तो बंगाल में अपना आधिपत्य स्थापित किया, लेकिन उसके साथ साथ मैसूर के क्षेत्र का भी इन लोगों का धीरे धीरे अपना आधिपत्य स्थापित करने में लग गए अंग्रेज लोग। तो इसी को बोला गया आंग्ल मैसूर संघर्ष। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1732 ईस्वी में राजा बड़ियार चिक्का कृष्णराज के काल में मैसूर में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। ठीक है, तो ये किसके शासन काल में आरंभ माना जाता है या किसके काल में, तो राजा बड़ियार जो आपका इसमें है चिक्का कृष्णराज के काल में। अब देखिए 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी के प्रारंभ में 2 मंत्रियां कौन कौन से हैं आपके, नंदराज और देवराज। देवराज ने मैसूर में सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हैदर अली ने अपना जीवन एक घुड़सवार के रूप में आरंभ किया था, किंतु 1761 में वह मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। ठीक है, तो मैसूर का वास्तविक शासक किसको माना जाता है, हैदर अली को। कब आपका स्थापित किया था, तो 1761, समय भी याद रखेंगे हम लोग 1761 में। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिंडीगुल में एक शस्त्रागार स्थापित किया था। हैदर अली धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला शासक था
अब देखिए इसमें जो है आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का आता है प्रथम, अब अंग्रेजों से संघर्ष चालू होता है जिसमें आपका है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था आपका, चला 1767 से 69 के बीच। इसके समय हैदर अली ने चतुराई से अंग्रेजों का सामना करते हुए 4 अप्रैल 1769 को उन्होंने मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय हैदर अली ने ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध निजाम तथा मराठों से मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया। इस दौरान हैदर ने अंग्रेज कर्नल बेली को हराकर कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ उस समय की जो कर्नाटक की राजधानी थी वो कहाँ थी, अर्काट। इस पे अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन बाद में किसको हराया, कर्नल बेली को हराकर इस पे अपना अधिकार कायम किया। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर कौन सा संधि किया, चतुराई भरा, तो वहाँ पर मद्रास की संधि हुई। प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका प्रथम जो है वो मद्रास की संधि हुई। आइए देखते हैं तो उसमें आपका महत्वपूर्ण संधियाँ आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन कौन सी संधियाँ हुई, किसके शासनकाल में हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो है 1767 से 69 में आपका प्रथम जो है युद्ध हुआ, इसको नाम दिया गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये देखेंगे तो आपका मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। दूसरा देखेंगे, दूसरा है आपका ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक। ये किसके शासनकाल में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के। अब देखिए इसमें जो थी युद्ध का समापन हुआ वो हुआ आपका मंगलोर की संधि के साथ। मंगलोर की संधि जो है उसके साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है। तृतीय जो है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर कर्नवालिस के समय में हुआ, और चौथा जो है लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ, जो आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसी के साथ यहाँ पर 1799 में मृत्यु हो जाती है जो आपका शासक है। और उसी के साथ जो है यहाँ पर आता है क्वेश्चन आपका कि ये जो है 1799 में जो है लास्ट में आपका शासक जो है वो देखेंगे यहाँ पर किसकी मृत्यु हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़, 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए टीपू सुल्तान की जो है वो आपका श्रीरंगपट्टनम दुर्ग के पास मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान जो था एक तरह से अंतिम इसमें शासक था। उसके बाद से आपका अंग्रेजों का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो गया था। तो इसके पहले की कहानी देखते हैं। प्रथम हम लोगों ने देखा, द्वितीय जो है इसमें क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। प्रथम में हम लोगों ने देखा था कि आपका वो तो हैदर अली अपना संधि कर लेता है, लेकिन द्वितीय में जो है इसमें मृत्यु हो जाती है, द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध में। तो इसमें देखते हैं आपका द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के समय ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध जो है वो होता है 1780 से 84 के समय। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका शासनकाल देख सकते हैं आपका 1774 से 85 तक थी। अब देखिए हैदर अली के बाद उसका पुत्र बनता है टीपू सुल्तान, मैसूर का शासक बना टीपू सुल्तान। टीपू ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। उसने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था जो अर्थात वेस्टर्न जो है एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था जो है यहाँ पर लाया था, मिश्रित किया था। टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र और हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी। आगे करेगी, टीपू सुल्तान ने 1787 में अपनी राजधानी कहाँ लाया, श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया। साथ ही उसने फ्रांस तथा मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने वाले प्रथम शासक का यहाँ देखेंगे नाम आपका पूछता है, टीपू सुल्तान थे, जो कि आपका अपना राजधानी स्थापित किया था श्रीरंगपट्टनम में, वो भी कब, 1787 ईस्वी में। अब कह रहा है टीपू ने 1796 ईस्वी में आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की तथा जहाज़ों के नमूने स्वयं तैयार किए थे। टीपू ने मैंगलोर, वाजिदाबाद, मौलिदाबाद,
इन सभी में आपका पोत बनाने का घाट बनवाया था, जो आपका नाव होते हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी देखा कि ये जो है जहाज़ों के नमूने बनाने स्वयं अपना तैयार किया था। तो उसी के लिए इसने अपना स्थापित पोत बनाने के लिए जो स्थापित किया था वो जगह थी मंगलोर, वाजिदाबाद और मोलिदाबाद। अब देखिए, टीपू ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत किया था। टीपू ने कहा था कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं, परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता। ठीक है, अर्थात जो है जो स्थल का साधन है उसको क्षमता रखते थे कि हम हटा दें, लेकिन जो समुद्र से व्यापार होती थी उसको कहा था कि लेकिन परंतु समुद्र को तो नहीं सुखा सकता मैं। अब देखिए आगे कर रहा है कि 4 मई 1799 को चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को लड़ते समय ही इनकी क्या है, श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वहाँ पर शहीद हो जाते हैं। आगे देखिए कर रहा है कि बेलेजली को आयरलैंड ने एक उपाधि दिया था, और वो उपाधि है कौन सा, तो बेलेजली को आयरलैंड ने मार्क्विस की उपाधि धारण की दी थी। ठीक है, मार्क्विस की उपाधि बेलेजली को मिली थी। आइए देखते हैं अब टीपू का जो राज्य विभाग था वो कौन कौन सा था, इन सभी चीज़ों को भी देख लेते हैं आपका। तो ये है आपका राजस्व एवं वित्त जो था ये किसके अधीन थी, तो मीर आसिफ जो कचहरी के अधीन। आगे देखिए कर है कि सेना विभाग जो है मीर आसिफ कचहरी के अधीन ये भी था। तो राजस्व हो गया, वित्त हो गया और सेना हो गया, ये आपका कहाँ था, मीर आसिफ कचहरी के अधीन। और फिर देखिए एक और था, अन्य आपका था मीर कचहरी के अधीन, इसमें जुमला विभाग था। अब देखिए जो था तोपखाना और दुर्ग रक्षा विभाग, अर्थात किले की जो रक्षा करना और तोपखाना का था वो मीर सदर कचहरी के अधीन था। आगे देखेंगे हम लोग इसमें और क्या है, तो ये है आपका वाणिज्य विभाग। वाणिज्य विभाग जो है ये आपका मलिक उक्तजार के अधीन रखा गया था, तो वाणिज्य विभाग हो जाएगा मलिक उक्तजार। फिर देखिए नाविक विभाग जो था वो मीर याम कचहरी के अधीन था। कोष और टंका विभाग जो था वो मीर खजाना कचहरी के अधीन था। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो आपका और भी 7 अतिरिक्त और 3 छोटे विभाग थे, जिसमें आपका कौन कौन सा था, डाक था, गुप्तचर था और लोक निर्माण और पशु विभाग। ये सब भी आपके विभाग टीपू सुल्तान के समय थी। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया आपका आंग्ल मैसूर। उसी तरह से अपना अंग्रेजों ने अगला क्षेत्र स्थापित किया, वो है आपका आंग्ल सिख संघर्ष। ठीक है, आंग्ल सिख संघर्ष देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग आंग्ल सिख में आपका रणजीत सिंह का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रणजीत सिंह के बारे में हम लोग देखेंगे तो कह रहे हैं कि मिसल जो है वो क्या है, एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान होता है। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय किसको दिया गया है, तो शुकर चकिया मिसल को। ठीक है, मिसल बहुत सारे थे, तो उसमें देखेंगे हमारा क्वेश्चन आता है कि मिसल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मिसल कितने प्रकार के थे। ठीक है, ये हमने सेट में कराया हुआ है आपका CDPO जब पढ़ा रहे थे। तो यहाँ एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक पंजाब का निर्माण किस मिसल को जाता है, तो शुकर चकिया मिसल को। अब देखिए रणजीत सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, गुजरानवाला में 2 नवंबर 1780 को शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। ठीक है, तो महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह की जन्म होती है, जो एक किस मिसल से संबंध रखते थे, तो ये थे आपके शुकर चकिया मिसल। और देखिए इनके दादा जो थे वो चरत सिंह ने 13 मिसलों में शुकर चकिया मिसल को प्रमुखता दिलवाई थी। ठीक है, रणजीत सिंह का राज्य जो है वो 4 सूबों में बटा हुआ था। कौन कौन सा था आपका रणजीत सिंह के समय, 4 गो सूबा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कौन 4 था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा और अस्थाई सेना को फैजियान कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए आपका है सिख अंग्रेज संबंध, अब आगे कैसे बढ़ा है ये देखते हैं। तो कह रहे हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है। ठीक है, तो अमृतसर की संधि याद रखेंगे किसके किसके बीच और कब हुई,
तो ये चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच होता है 25 अप्रैल 1809 को। रणजीत सिंह जमान शाह अफगानी की अनुमति पर लाहौर का शासक बन गया। अब रणजीत सिंह की सास जो थी वो आपका सदाकौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। ठीक है, सदाकौर कन्हैया मिसल के मुखिया आपका रणजीत सिंह की सास। फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित कर एक दल खालसा नामक संगठन का स्थापना किया था। ठीक है, तो दल खालसा के संस्थापक कौन थे? वो आपके कपूर सिंह। अब देखिए जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो राजा रणजीत सिंह जो हम लोग बोलते हैं उसमें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो जमान शाह ने दिया था। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया, जिससे उसे प्रसिद्ध जमजम तोप मिली थी। ठीक है, एक तोप का नाम था क्या? जमजम। ये किस युद्ध में रणजीत सिंह ने अपना इसको प्राप्त किया था? तो ये है आपका अमृतसर अभियान, जिसमें कि जीतने के बाद, अमृतसर को जीतने के बाद ये जमजम नामक तोप मिलती है। आगे देखिए कह रहा है कि मराठा यशवंत राव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता याचना की, लेकिन सहायता नहीं मिली थी। रणजीत सिंह ने 13 जुलाई 1813 ईस्वी को हैदास में अफगानों को परास्त कर अटक पर अधिकार किया था। अटक पर अधिकार 1813 याद रखिएगा। आगे है रणजीत सिंह ने पैदल सेना को एलार्क और वेंचुरा के अधीन रखा था। अब देखिए महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री जो आपका था वो कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन। ठीक है, विदेश मंत्री आपका रणजीत सिंह का कौन था? फ़कीर अजीजुद्दीन। और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह के राज्य में किसानों का उपज का 1/3 भाग से 1/5 भाग तक कर लिया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार का सबसे सुंदर फौज बताया था। ठीक है, तो संसार का सबसे सुंदर फौज राणा रणजीत सिंह के घुड़सवारों को किसने कहा था? तो लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड आपका। आगे देखेंगे तो कह रहे कि रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम था अदालत ए आला। अदालत ए आला जो थी वो सबसे ऊंचा अदालत, या बोल सकते हैं जो अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उस तरह का आपका अदालत ए आला थी रणजीत सिंह के शासनकाल में। रणजीत सिंह की मृत्यु जो हो 28 जून 1839 ईस्वी में हो गई। रणजीत सिंह के बाद क्रमशः देखिए आप कौन कौन है? खड़ग सिंह, नैनीहाल सिंह, शेर सिंह और दलीप सिंह। ये दलीप सिंह और राजमाता झिंदन के नेतृत्व में गद्दी पर बैठे। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 46 के बीच। ठीक है, अब देखिए इसका नेतृत्व किसने किया था? ह्यूगफ ने किया था। ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया था। और पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1846 को अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि किया था। तो प्रथम जो है आंग्ल सिख कब किस संधि से समाप्त हुआ? लाहौर की संधि से। ठीक है, अब देखिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? उस समय आपका लॉर्ड हार्डिंग था। ठीक है, अब देखिए भैरोवाल की संधि जो है ये 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का पंजाब में रहना स्वीकार कर लिया गया था और महारानी झिंदन को 20 अगस्त 1847 ईस्वी को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। और उसके बाद आता है आपका द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तक। इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ द्वितीय? तो ये आपका सिख नेता जो थे अर्थात शेर सिंह और कमांडर गफ के बीच लड़ी गई थी। जो आपका लड़ाई हुआ था वो हुआ था 1848 से 1849 तक। ठीक है, आगे देखेंगे तो आपका
द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। इस युद्ध में गव के स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति कौन था? चार्ल्स नेपियर था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ आपने देखा कि उस समय अब किसका ये शासनकाल था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय, तो लॉर्ड डलहौजी का। इस युद्ध में गव के स्थान पर कौन आया? आपका सेनापति फिर चार्ल्स नेपियर को बनाया था। यह लड़ाई जो है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिखों के मध्य 21 फरवरी 1849 को लड़ी और इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हो गए द्वितीय आपका आंग्ल सिख युद्ध में। तो लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। तो पंजाब का विलय 1849 में हुआ पूर्ण रूप से। महाराजा दलीप सिंह को अब क्या किया कि 50,000 पाउंड की एक वार्षिक पेंशन दिया और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा जो है वो कौन सा था? कोहिनूर। अब देखिए कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ चला गया? महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। अब कह रहा है कि भेज दिया गया। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सुजा ने वही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था जो आपका कह रहे हैं नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। ठीक है, अब देखिए आपके सिख गुरुओं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कुल सिख गुरु कितने हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सिख गुरु भी देख लेते हैं। टॉपिक हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें उतना जल्दी हम लोग इसको ले लेंगे। फिर प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम में BSSC के लिए हम लोग करेंगे। तो पहला है आपके सिख गुरु गुरु नानक। ठीक है, जो देखेंगे आपका समय रहा 1469 से 1539 तक इनका जीवन काल, 1539 में इनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ देखिए आपका जो है सिख संप्रदाय की इसने स्थापना किया था। गुरु नानक जो है वो आपके सिख संप्रदाय के संस्थापक हुए। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 को, कहाँ? तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान। आया हुआ क्वेश्चन है। गुरु नानक का आध्यात्मिक ज्ञान कार्तिक पूर्णिमा को 1496 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक के गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था। तो आता है क्वेश्चन कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो लंगर जो है यहाँ पर गुरु नानक द्वारा लाया गया था। गुरु नानक ने संगत धर्मशाला जिसको बोला था और पंगत अर्थात लंगर स्थापित किए थे। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो जाती है। जैसे देखा हम लोगों ने 1539 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ? तो करतारपुर में। गुरु अंगद जो है, गुरु अंगद 1539 से अब आपके 52 तक रहे। ये क्या है? तो सिखों के दूसरका नंबर के गुरु हैं, दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद जो है ये आपका गुरुमुखी लिपि के आरंभ किया था, या गुरुमुखी लिपि जो है वो स्थापित करने वाले कौन थे? गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा लाया गया था। ठीक है, गुरु अंगद जो है, गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया था। जैसे कि शुरुआत चालू किया था कौन? गुरु नानक ने, लेकिन इसको हमेशा के लिए स्थापित कर दिया, अस्थायी रूप से स्थापित किया वो लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने। ठीक है, अगला देखते हैं गुरु अमरदास की। ठीक है, गुरु अमरदास जो है वो 1552 से 74 तक। अब देखिए यहाँ पर सिखों के तीसरे नंबर के गुरु हुए। जो कह रहा है कि गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था। ठीक है, तो लवन शादी पद्धति या लवन शादी व्यवस्था जो है ये किसकी देन है? तो अमरदास की। अब कह रहे हैं देखिए कि अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान किया था। ठीक है, यही भूमि पर आपका क्या हुआ था? आगे चलकर शहर बसाया गया था अमृतसर। जैसे कि ये दिया था किसने? तो अकबर ने दिया था। एक चीज़ यहाँ हम लोगों ने याद रखनी, ये रखिएगा, कितना दिया था? 500 बीघा भूमि दान किया था। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक एक महंत की नियुक्ति किया था। गुरु रामदास के बारे में देखते हैं। तो सिखों के चौथे गुरु हुए। अब गुरु रामदास ने यहीं पर अर्थात जो जमीन था मिला हुआ अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो अमृतसर नगर के संस्थापक या स्थापना करने वाले कौन थे? रामदास। ठीक है, मिला किसको था? अमरदास को, किया आपके रामदास ने। अब देखिए जैसे कि हमने आपसे पूछा था
कितने गुरु हैं, तो आपके सिख धर्म में या सिख में आपके कुल गुरुओं की संख्या 10 हुई थी, जो आपका अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग 10 गुरुओं का क्रम देखते हैं और क्या क्या कार्य इनका रहा। ठीक है, प्रमुख कार्य देखिए। तो गुरु नानक जो है वो क्या थे, तो गुरु नानक जो है वो आपके 1469 से 1539 तक काल रहा इनका, और सिख धर्म के संस्थापक माने गए। और संगत और पंगत, ठीक है, संगत और पंगत की स्थापना किया था। गुरु अंगद जो थे ये पंगत को आपका अस्थायी रूप दिया था। तो अंगद जो है 1539 से 52 तक इसने क्या किया था, उदासी संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, अमरदास जो है ये आपका पारिवारिक उपदेश दिए थे। रामदास जो थे वो आपके अमृतसर शहर की स्थापना किया था, या गुरुपद पैतृक बना था। अब यहाँ पर अर्जुन देव जो है, अर्जुन देव ये आपका तरन तारण नगर की स्थापना किया था। ठीक है, तरन तारण नगर की स्थापना अर्जुन देव द्वारा किया गया। हरगोविंद देखेंगे तो शिष्यों से घोड़े और हथियार लेने प्रारंभ किए। अब देखिए अगला है हरगोविंद के बाद शासनकाल, इसमें देख लेते हैं। अर्जुन देव का शासनकाल 1581 से 1606, हरगोविंद का 1606 से 45 रहा, और फिर हर राय का आपका 1645 से 1661। ठीक है, हर राय का 1645 से 61 जो आपका दारा सिकोह की मदद की थी। अब देखिए हरकिशन जो है, हरकिशन ये 1661 से 64 तक गुरु रहे। गद्दी के लिए भाई राम राय से विवाद हुआ था। अगला देखिए है तेग बहादुर। तेग बहादुर जो है 1664 से 75 तक जो आपका बाकला द बाबा कहलाए थे। ठीक है, तो बाकला द बाबा किसे कहा गया, गुरु तेग बहादुर को। अगला देखिए है गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जो है वो आपके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं आपका तेग बहादुर हो गया आपका, फिर अंतिम में हुए गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, जो आपके 10वें गुरु है। तो ये है जो है पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। आगे देखिए 5वें नंबर, अब गुरु जैसे गुरु अर्जुन देव के बारे में देख लेते हैं। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया था। ऊपर हम लोगों ने देखा भी कि गुरु पद को पैतृक बनाया। ये आपका यहाँ पर देखिए गुरु पद पैतृक बना, इन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया, अर्जुन देव में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऊपर लिख दिया गया है। ठीक है, पैतृक बना था लेकिन बनाया गया था वो आपका वहाँ पर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले पेज पर हम लोग चलेंगे। अब देखिए गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, कौन सा ग्रंथ था या पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, तो अर्जुन देव ने। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है सिखों का, कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में आपका हरमंदर साहब का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक क्वेश्चन, दो इसमें जो गुरु हैं जिनको फांसी दिया गया है, एक अभी हम लोगों ने देख लिया गुरु अर्जुन देव, जिसको किसने दिया था, जहांगीर ने। नाम याद रखिएगा कब दिया था, 1606 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं तो कह रहे हैं गुरु हरगोविंद। ये जो है 6वें गुरु हुए। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने दरबार में नगाड़ा जो है वो बजाने की प्रथा जो है वो प्रारंभ किया था। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य बल दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, तो गुरु हरगोविंद ने। अगला, गुरु हरगोविंद ने अमृतसर शहर की किलाबंदी करवाई थी। गुरु हरराय के बारे में देखेंगे तो सिखों के 7वें गुरु हुए हरराय। गुरु हरराय ने शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह को आशीर्वाद दिया था। गुरु हरकिशन के बारे में देखेंगे तो ये 8वें गुरु हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। एक विशेषता है गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक से ही। इन्होंने जो है दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। अगला देखिए आपका है 9वां गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर देखेंगे यहाँ पर, इनकी भी हत्या करवाई गई थी। एक तो जहांगीर का करवाया गया,
और जहांगीर ने करवाया, और दूसरा जो है औरंगजेब ने करवाया था। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु आपका फांसी देखिए यहाँ पर, औरंगजेब ने इसको करवाया था। सिखों के ये 9वें गुरु हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब क्या किया था, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के निकट इनकी हत्या करवा दी थी। अगला देखते हैं, और 10वें नंबर के गुरु हैं आपके गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये आपके 10वें और अंतिम गुरु हुए, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा था, एक उपनाम लिया था, वो सच्चा बादशाह कहे थे अपने आप को। ठीक है, इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार जो है वो, अर्थात इसमें क्या क्या रखा जाता है, ककार देखेंगे तो 5 क से है, इसलिए इसका नाम याद रखना आपको आसान हो जाएगा, ककार याद रख सकते हैं। तो 5 ककार कौन कौन सा है, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ठीक है, ये 5 चीजें हैं, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी थी। नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा था। ठीक है, जैसे देखेंगे गुरु गोविंद सिंह ये खुद लगाए थे, उसी तरह से इनका कहना था कि सिंह शब्द हम लोग लास्ट में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम लोग, किसान आपका इसमें है, किसान विद्रोह भी है। तो किसान विद्रोह बड़ा टॉपिक इसमें दिया नहीं है। किसान विद्रोह के बाद ये रहा आपका 1857 की महान क्रांति। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो है किसान विद्रोह के आगे हम लोग ये सब चीज़ जो है अगले वीडियो में देख लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद। टॉपिक बहुत जल्द हो सकता है, एक दिन में 2 वीडियो मिल जाए, जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपको देंगे 1857 की क्रांति का। ठीक है, चूँकि ये जो है यहाँ किसान विद्रोह और 1857 एक ही में दे देंगे, छोटा टॉपिक है। और अगला टॉपिक होगा गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।